नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हम पढ़ रहे थे भारत का भौतिक स्वरूप और उसमें साथियों हम पढ़ चुके थे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी विशाल मैदान। और अगला जो है दोस्तों अपना आज टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। जैसा कि दोस्तों आप इस मैप में देख पा रहे हैं, दक्षिणी भारत मतलब कर्क रेखा से नीचे का हिस्सा जो है भारतीय प्लेट का, वो जो है प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। सबसे पहले दोस्तों अगर बात आती है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो तीन ओर से जो जल राशि से घिरी हुई स्थलाकृति होती है उसको दोस्तों अपन प्रायद्वीप कहते हैं। इसी का जस्ट उल्टा खाड़ी होता है। खाड़ी में क्या होता है कि तीन ओर स्थल होता है, जैसे कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। तो यहाँ तीन ओर स्थल है, देख पा रहे हैं आप, और ये बीच में केवल जल है। उसी प्रकार बंगाल की खाड़ी। तो तीन ओर अगर स्थल भाग है और एक तरफ जलीय भाग है तो वो तो होती है दोस्तों खाड़ी। और अगर तीन ओर जल है और एक और स्थल है तो वो जो है प्रायद्वीप कहलाता है। दूसरी बात आती है दोस्तों पठार की। तो समतल भूमि के ऊपर कगारनुमा आकृति अगर नुकीली हो तो पर्वत, और अगर वही आकृति शीर्ष पर समतल हो और बाकी समतल भाग से ऊंची ऊंची हो तो वो पठार कहलाती है। ठीक है, ये हुआ पठार और ये हुआ आपका पर्वत। तो आप समझ गए होंगे। तो ये जो भारत का हिस्सा है ये थोड़ा समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ है। चूँकि इसका शीर्ष भाग समतल है इसलिए हम इसको पठार कहते हैं। हालांकि इसमें कई पर्वत श्रेणियाँ भी जो है और हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अगली बात करें दोस्तों इसकी उत्पत्ति या इसके विकास की, तो जैसा कि आप जानते हैं हमने पढ़ा भी था जब हमने पेंजिया और पेंथल पढ़ाया था, मैंने पृथ्वी ग्रह स्टार्ट किया था हमने, तो देखा था आपने पृथ्वी सबसे पहले एक बहुत बड़ा गोला थी। ठीक है, उसके चारों ओर विशाल जल राशि पेंथालासा, फिर इसे पेंजिया कहा गया था पृथ्वी के सबसे बड़े गोले को। इसका विखंडन हुआ और ये दो भागों में बटा, पढ़ा था हमने। तो उत्तरी भाग दोस्तों इसका अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग जो है गोंडवाना लैंड कहा। इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हमारा भारत है। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार पूरे विश्व में पृथ्वी पर जो है 7 बड़ी प्लेटें हैं। उन 7 प्लेटों में एक प्लेट अपनी भारतीय प्लेट भी है। पहले दोस्तों ये जो प्लेट है ये दक्षिणी अफ्रीका से सटी हुई थी और धीरे धीरे इसका प्रवाह लारेशिया या यूरेशिया की तरफ हुआ। देखिए ये आपकी भारतीय प्लेट कुछ इस तरह की थी। ठीक है, और इधर था आपका ये आपका यूरेशिया और इधर था आपका ये आपका अफ्रीका। तो अफ्रीका से सटा हुआ था, धीरे धीरे लाखों वर्ष लगे इसको, करोड़ों वर्ष लगे, और ये इस तरफ आया। इसका प्रवाह जो है यूरेशिया की तरफ हुआ और ये धीरे धीरे जाकर के यूरेशिया से टकराया। और जैसा कि हमने हिमालय की उत्पत्ति में भी पढ़ा था कि जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो इनके बीच में जो 33 सागर था, 33 सागर का मलबा था, उसमें वलन पड़ा, वो ऊपर उठा और हिमालय का जो है जन्म हुआ। तो दोस्तों भूवैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये भारतीय प्लेट जो है इसका प्रवाह अभी भी उत्तर की ओर चालू है, मतलब अभी भी ये उत्तर की ओर प्रवाह कर रही है, जिससे उसके साक्ष्य हमें मिलते हैं हिमालय क्षेत्र में भूकंप से या हिमालय के वृद्धि में। वैसे तो अगर देखा जाए तो हिमालय की यकायक वृद्धि तो हम नहीं नाप पाते क्योंकि इसकी वृद्धि में लाखों वर्षों का समय लगता है, लेकिन अभी भी भूवैज्ञानिक मानते हैं कि हिमालय जो है अभी अपनी युवावस्था में है और इसका विकास हो रहा है, ये ऊपर उठ रहा है। अब अगर इस सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो ये प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो यूरेशियन प्लेट से टकराने की वजह से यहाँ का हिस्सा ऊपर उठा, इसलिए ये भाग जो है बहुत मतलब अस्थिर है। मतलब भारत का ये वाला भाग मतलब हम अस्थिर कह सकते हैं। ठीक है, ये इससे ऊपर वाला भाग अस्थिर क्यों है? इसलिए क्योंकि ये अभी भी इसका प्रभाव उत्तर की ओर है, इसमें वलन पड़ रहा है और हिमालय की ऊंचाई में भी वृद्धि धीरे धीरे
हो रही है। तो अगर बात की जाए दोस्तों दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग की, तो ये भाग एक तरह से मतलब जो है इसमें हलचलें बहुत कम होती हैं, इसलिए इसमें भूकंप जो है बहुत कम आते हैं या आने के चांसेस जो है न के बराबर रहते हैं। ये तो हुआ अपने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के हिसाब से। अब देखिए दोस्तों प्रायद्वीप, इस प्रायद्वीप की सीमा की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये प्रायद्वीप है, इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा अरावली पर्वतमाला निर्धारित करती है और उत्तर पूर्वी सीमा जो है आपकी राजमहल की पहाड़ियाँ या आप शिलोंग मेघालय का पठार भी कह सकते हैं, और दक्षिणी सीमा जो है आपका कन्याकुमारी अंतरीप जिसे आप कहते हो वो एरिया आता है। ये इसका शीर्ष दक्षिण में है, त्रिभुजाकार है, इसका शीर्ष दक्षिण में है और आधार उत्तर में है। अब एक चीज़ आती है दोस्तों कि ये राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं इन्हीं का जो है अग्रभाग माना जाता है आपके शिलोंग या मेघालय के पठार को। बीच में जो आपका एरिया आता है बांग्लादेश वाला, यहाँ पे जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा यहाँ जलोढ़ मिट्टी बिछाई गई जिससे यहाँ मैदानों का निर्माण हुआ, बाकी इसको जो है इसी का हिस्सा माना जाता है। और ये जो गैप है बीच में, इसको मालदा गैप कहा जाता है। अब दोस्तों बात करें प्रायद्वीपीय पठार की कुछ विशेषताओं की या इसमें कौन कौन से हिस्से आते हैं, तो हम लेते हैं एक एक करके। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस नक्शे में, ये आपका प्रायद्वीपीय पठारी भाग कहलाता है, ठीक है। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट है, इसके पूर्व में पूर्वी घाट है, और पश्चिमी घाट के पश्चिम में आपका पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी घाट के पूर्व में जो है आपका पूर्वी तटीय मैदान आता है। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने अभी देखा था कि इसकी उत्तरी सीमा में अगर उत्तर पश्चिम की बात की जाए तो इसका निर्धारण करती है आपकी अरावली पर्वतमाला। क्या है ये? अरावली। देखिए आप इस मैप के ऊपर अपना फोकस रखिए और इस चीज़ को आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, बिल्कुल आपको एक ही बार में जो है ये क्लियर हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी पश्चिमी सीमा की बात करें दोस्तों, तो ये है आपकी अरावली पर्वतमाला जो गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली तक, रायसीना पहाड़ियों तक जो है इसका विस्तार है, ये इसकी सीमा का निर्धारण करती है। और अगर पूर्वी या उत्तर पूर्वी सीमा की बात की जाए दोस्तों, तो ये है आपकी राजमहल पहाड़ियाँ, राजमहल श्रेणी भी आप इसे कहते हैं, ये ठीक है। और ये है आपका मेघालय या शिलोंग का पठार, आप जिसे आप कहते हैं मेघालय पठार या शिलोंग का पठार, जिसमें आपकी गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ जो है आती हैं। दक्षिणी सीमा की बात करें दोस्तों इसकी, तो ये जो है आपका कन्याकुमारी तक है, कन्याकुमारी जो है इसका विस्तार है। अब हम एक एक करके इसके पार्ट्स को देखते हैं दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले एक चीज़ आती है दोस्तों, ये है आपका मेवाड़ का पठार, आप इसे कह सकते हो। क्या है ये? मेवाड़ पठार, जिसमें आपका चित्तौड़ का किला बसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों ये आपका मालवा का पठार। वैसे देखा जाए तो मेवाड़ का पठार जो है मालवा के पठार का ही उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है। यह है आपका मालवा का पठार, ठीक है। अब आगे आता है दोस्तों ये हिस्सा, तो ये है दोस्तों आपका बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों बुंदेलखंड के बाद आपका बंगेलखंड, ये बंगेलखंड, ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों आप, ये आता है आपका छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार हुआ। यह आपकी राजमहल पहाड़ियाँ हुई गई। अब देखिए इसके बीच में दो समांतर जो है पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है। ये कहलाती है दोस्तों ऊपर वाली विंध्य पहाड़ियाँ, विंध्याचल श्रेणी, इसको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। और ये जो है ये कहलाती है दोस्तों आपकी सतपुड़ा रेंज। क्या है ये? सतपुड़ा रेंज या सतपुड़ा श्रेणी, ये कहलाती है,
ठीक है, इसके भी अलग अलग नाम हैं, वो भी अपन देखेंगे। इनके बीच में जो घाटी है उसमें आपकी नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में आपकी एक नदी है बहती है दोस्तों, ये, और ये खम्बात की खाड़ी में गिरती है, इसका नाम है नर्मदा। और एक नदी आती है दोस्तों सतपुड़ा के दक्षिण में, दक्कन के पठार के उत्तर में और सतपुड़ा के दक्षिण में, इसका नाम है दोस्तों ताप्ती नदी, जो कि गुजरात की प्रमुख नदी है। इसे सिक्कों वाली नदी भी कहा जाता है, समझ रहे होंगे आप। केवल मात्र ये 2 नदियां ही ऐसी हैं जो एस्चुरी का निर्माण, ज्वार नद्य मुख का निर्माण करती है, बाकी सभी नदियां जो है डेल्टा बनाती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी ध्यान रखने वाली है। और उत्तरी भारत या मध्य भारत की अगर दोस्तों बात की जाए तो ये 2 नदियां ही ऐसी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, मुख्य नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं, बाकी सभी नदियां जो है पश्चिम से होकर के पूर्व की ओर जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। उसके बाद लेते हैं दोस्तों, तो ये आ जाता है आपका दक्कन का पठार, और दक्कन के पठार के अंदर ये आता है आपका महाराष्ट्र का पठार या मराठवाड़ा का पठार भी कहते हैं इसको, महाराष्ट्र पठार, इसको कहते हैं दोस्तों कर्नाटक का पठार। ठीक है, उसके बाद इस तरफ आ जाता है दोस्तों ये आपका तेलंगाना का पठार या आंध्र प्रदेश का पठार भी आप इसको कहते हैं, तेलंगाना पठार। और ये है दोस्तों आपका दंडकारण्य पठार। क्या कहलाता है ये? दंडकारण्य, दंडकारण्य पठार। तो ये हुए अपने इसके अंदर कुछ मुख्य मुख्य पठार। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके पश्चिम में, इसके पैरेलल यहाँ है आपकी पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ, और इसके पूर्व में जो है यहाँ है आपकी पूर्वी घाट पहाड़ियाँ। ये क्या है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ। और ये जो है दोस्तों आपकी पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ। ठीक है, नीचे आती है दोस्तों आपकी नीलगिरी की या कार्डेमम पहाड़ियाँ, जिन्हें आप कहते हैं इलायची की पहाड़ियाँ जो हैं आप कहते हैं नीलगिरी। ये जो है इसके चारों ओर आती हैं। तो ये थी दोस्तों इसकी कुछ मोटा मोटी जानकारी। अब देखिए, अब इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना और किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले लेंगे हम इसमें अरावली पहाड़ियाँ, अरावली श्रेणी। उसके बाद आता है दोस्तों अपना मालवा पठार, जिसमें मेवाड़ का पठार भी आपका आ जाएगा, मालवा पठार। मालवा पठार के बाद लेंगे दोस्तों हम बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड पठार। बुंदेलखंड पठार के बाद आएगा दोस्तों अपना उधर छोटा नागपुर का पठार, उसके बाद आ जाती है अपनी राजमहल पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ। फिर उसमें आप नीचे ले लो इस तरफ, तो बघेलखंड का पठार, बघेलखंड पठार। बघेलखंड पठार के बाद में अगर दोस्तों हम ले दक्कन का पठार आता है। दक्कन के पठार का ही उत्तरी हिस्सा जो है उसको कहते हैं महाराष्ट्र का पठार, और नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं कर्नाटक का पठार, और उसके पूर्वी हिस्से को हम कहते हैं तेलंगाना का पठार। तो दक्कन के पठार में आ जाएगा आपका महाराष्ट्र पठार, फिर आपका आ जाएगा कर्नाटक का पठार, फिर आपका आ जाएगा इसमें तेलंगाना पठार, तेलंगाना उच्च भूमि या तेलंगाना पठार हम कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों अपने दंडकारण्य पठार,
और इसी के साथ जो है हम पढ़ेंगे मेघालय का शिलोंग का पठार, जिसमें आपकी गारो, खासी व जयंतिया पहाड़ियाँ आ जाती हैं। मेघालय या शिलोंग पठार, शिलोंग का पठार भी इसको हम कहते हैं। तो ये जो है दोस्तों मोटा मोटी जानकारी है आपके दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की। और अब हम इनको अगली क्लास में जो है हम इसको एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे।